May I come in, sir? Yes, please do. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening. Please take your seat. Thank you, sir. You're Mr. Vipin. Yes, sir. विपिन, हिंदी में कंफर्टेबल हैं? Yes, sir. हिंदी में ही बात करना पसंद करेंगे? Yes, sir. विपिन, आपने शायद महसूस किया होगा कि हम कोविड को लेकर थोड़े गंभीर हैं। Yes, sir. और इसी वजह से आपके और हमारे बीच में हमने पर्याप्त दूरी रख दी है ताकि Yes. आप सुरक्षित महसूस करें। हम लोग जिस समय बातचीत नहीं कर रहे हैं उस समय हम लोग मास्क भी पहन रहे हैं। Yes, sir. आप पर भी ये लागू होता है? यदि आप सुरक्षित महसूस कर रहे हैं और आपको लगता है कि आप बिना मास्क के ज़्यादा सहज होंगे तो आप मास्क हटा सकते हैं। हटाना चाहेंगे? Yes, sir. हटा लीजिए। बस इतना आश्वस्त कर दीजिए कि आपको तो किसी किस्म के कोई लक्षण नहीं है। नहीं, सर. ठीक है, तो विपिन मेरे ख्याल से हम लोग बातचीत शुरू कर Yes, सकते हैं। सबसे पहले मैं चाहूँगा कि बोर्ड मेंबर्स को आप अपना परिचय दें। बस थोड़ा सा ध्यान रखें कि आपको अपने धर्म, जाति, नाम, पहचान इन सब का उल्लेख नहीं करना है। ओके, सर. सर, मैंने सर 2016 में डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप कानपुर से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में सर बीटेक किया है। उसके पश्चात से मैं सर सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा हूँ। मैं सर यूपीएससी में सर 4 बार मेंस लिखा है और 2019 में मैंने यूपीएससी का इंटरव्यू भी दिया था। और सर मैंने साथ में 2017 में यूपी पीसीएस में सर इंटरव्यू दिया था सर। कुल मिलाकर आप पिछले 5 सालों से परीक्षाओं वाली दुनिया में ही हैं, आप कोई नौकरी नहीं कर रहे हैं? नो सर। आपने ये क्यों कहा कि आप इंस्टीट्यूट फॉर फिजिकली चैलेंज्ड वाले तरीके वाली यूनिवर्सिटी से आपने यूनिवर्सिटी की ग्रेजुएशन ली है? कोई खास बात है? यस सर, वो ऐसा कॉलेज है कि उसमें सर 60% सर रिजर्व है फिजिकली चैलेंज। फिजिकली एंड विजुअली दोनों होते हैं? यस सर। हाँ। और सर 40% सर वो ओपन होता है। तो सर जो मेरा एडमिशन हुआ था वो सर 40% जो ओपन सीट थी उसके तहत हुआ था। ये जो अप्रोच है विश्वविद्यालयों की में भी देखने को अब आ गई है, आप बता रहे हैं। स्कूलों में भी कई जगह देखा गया है कि समाज से जो इस तरीके के लोग हैं उनको अलग करके अलग से शिक्षा देने का क्या औचित्य है? क्यों ऐसा किया जा रहा है कि सामान्य विश्वविद्यालयों में उनके लिए जगह बनाना ज़्यादा बेहतर तरीका नहीं होगा? इंटीग्रेटेड अप्रोच बजाय इसके कि उनका एक अलग मोहल्ला बना दिया, 60% फिजिकली चैलेंज लोग एक साथ होंगे। क्या खास वजह थी? सर एक तो सर स्कीम रहती है कि हर अगर सार्वजनिक स्कूल है या कॉलेज है तो 4% तो उनके लिए है। सर कुछ जगह पे ज़्यादा परसेंटेज देने का मतलब ये होता है कि उनके अनुसार सर अवसंरचना का विकास होता है। साथ ही सर जो 40% जो सामान्य रहते हैं उनके साथ एकीकरण की भावना भी रहती है सर। तो इस प्रकार से सर उनका डेवलपमेंट ज़्यादा इंटीग्रेटेड तरीके से हो पाता है सर। ये बताइए, आप तो एक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हैं, आपने कहा कि वहाँ पे विशेष तौर पर इंतजाम होता है। यस सर। तो बताइए ज़रा मुझे, इलेक्ट्रॉनिक्स लैब अगर हम मान लें, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट एंड डिवाइसेस की लैब, आप गए होंगे माइक्रो कंट्रोलर्स की लैब में? यस सर। माइक्रो कंट्रोलर्स की लैब अगर है तो उसमें एक फिजिकली चैलेंज्ड के लिए एसेसिबल, उनके लिए अच्छा अपना इंफ्रास्ट्रक्चर वाले क्या प्रावधान होंगे? सर जैसे कि हमारे कॉलेज में भी था कि जैसे अगर वो लैब 2nd फ्लोर पे है तो हम लोगों के लिए था कि सीढ़ियों का यूज कर सकते हैं। बस उनके लिए सर ढलवा एक संरचना होती बनाया थी हुआ था और लिफ्ट का यूज भी कर सकते थे वो लोग। और साथ ही अगर कुछ ऐसे प्रयोग करने होते हैं जहाँ हम लोग को खड़े होना पड़ता था, बट उन लोगों के लिए ऐसा बनाया गया था कि वो अपने जो उनका जो सीट होता था उसी पे बैठ के भी वो सर काम कर सकते। कुल मिलाकर एसेसिबल लैब थी। लैब जो है वो पहुंच में थी, व्हील चेयर जा सकती थी और इस तरीके का। ठीक है, इसके अलावा क्या एक्सपेरिमेंट्स को भी रीडिजाइन किया गया था? सर इस स्तर पे तो सर ज़्यादा प्रयोग नहीं थे क्योंकि जो भी थे सर सामान्य के अनुसार ही बने थे सर। चलिए, खैर कोई बात नहीं। ये बताइए कि विपिन, आपने हिंदी साहित्य विषय लिया है? यस सर। कोई खास वजह है? अचानक ये प्रेम साहित्य के प्रति कैसे उमड़ा आपका? सर इलेक्ट्रॉनिक्स एज ए सब्जेक्ट सर यूपीएससी में सर था नहीं, तो सर मुझे कुछ दूसरे विकल्प को चुनना था। तो सर जब मैंने अपने कुछ दोस्तों और कुछ सीनियरों से बात की तो उन्होंने साहित्य के विषय में कहा। फिर मैंने सर इसके प्रीवियस ईयर पेपर को देखा और 1-2 सर बुक पढ़ा, तो मैंने अपने आप को इसमें ज़्यादा सहज समझा। चलिए, हिंदी साहित्य से आप परीक्षा पास करके आए, वो की 12 खड़ी सुनाइए। सॉरी सर? वो की 12 खड़ी सुनाइए। यस सर। वा वी वो वे वो वंग वाह। इसमें तो ऋषि वाला री आया ही नहीं, ऐसा क्यों? आप तो साहित्य के विद्यार्थी हैं। ऋषि वाला जो री है वह एक स्वर है कि व्यंजन है? सर स्वर है सर। तो फिर व्री आना चाहिए था। यस सर। भूल गए? कहाँ आना चाहिए था? सर आई के बाद आना चाहिए था सर। पक्का?
आपने तो फर्स्ट पेपर भी पढ़ा है, क्या औचित्य है री की उस अवस्थिति का? सर कई शब्दों में सर री का उपयोग सर किया जाता है। वो ठीक है। यस सर। स्वर्णमाला में उसी स्थान पर री के होने का क्या औचित्य है? सॉरी सर, इस विषय में सर मुझे जानकारी। बाकी सब मात्राओं में ह्रस्व और दीर्घ है, तो री में ह्रस्व और दीर्घ क्यों नहीं है? जहाँ तक सर मैं याद कर पा रहा हूँ सर, री में भी सर होता है सर, एक ह्रस्व री होता है और एक दीर्घ री होता है। अभी तो सर प्रचलन के दृष्टिकोण से सर दीर्घ री का प्रयोग लगातार सर सरलीकरण की प्रक्रिया में कम होता गया था। चलिए जाके एक बार देख लीजिएगा। सर आप पूछें। यस विपिन जी। यस सर। ये बताइए कि फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, घर्षणात्मक बेरोजगारी क्या होता है? सर जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे रोजगार के लिए सर, जब अपना रोजगार किसी चेंज करता है और दूसरे रोजगार की ओर सर वो जाता है, तो इस दौरान जो एक बेरोजगारी का फेस करता है सर, उसी को सर घर्षणात्मक बेरोजगारी कहते हैं। अभी हाल ही में समाचार पत्रों में गिग इकोनॉमी के बारे में बड़ा चर्चा है। यस सर। क्या होता है ये कंसेप्ट, क्या है गिग अर्थव्यवस्था? सर गिग इकोनॉमी में सर ये होता है कि जो एक प्रकार से ये सर, इसमें जैसे कि आज हम उबेर को देखते हैं या फिर फ्रीलांसर को देखते हैं, या डायरेक्ट इसमें जो कंपनी होती है वो सीधे कांटेक्ट करती है सर लेबर फोर्स से, और कुछ एक विशेष टास्क के तहत उनको कुछ टाइम के लिए सर रिक्रूट करते हैं। तो सर ये गिग इकोनॉमी का सर कॉन्सेप्ट है बस। सर इसके तहत जैसे कि सर अगर हम देखें तो आज जैसे कि सॉफ्टवेयर और इसका लगातार टेक्नोलॉजी का प्रयोग बढ़ रहा है, तो इस दौर में भी जितने जॉब मिलते हैं कुछ समय के लिए, ये सर भी। चलिए विपिन जी बताइए कि मंदी, अर्थव्यवस्था में मंदी और सुस्ती का क्या अर्थ है? सर सुस्ती जब 2 क्वार्टर के बीच अगर ग्रोथ रेट पिछले क्वार्टर से अगले क्वार्टर में कम हो जाती है तो सर ये सुस्ती होती है, बट अगर 2 क्वार्टर में सर निगेटिव रह जाती है तो ये मंदी होती है। आर यू श्योर? यस सर। अच्छा, ये बताइए कि उत्तर प्रदेश में, जो उत्तर प्रदेश सरकार है, इन्होंने प्रवासी श्रमिकों के लिए जो लॉकडाउन में वापस लौटे हैं रिवर्स माइग्रेशन में, इनके पुनरुद्धार के लिए, इनके विकास के लिए जो योजनाएं चला रही हैं, यस सर, आप उनमें से कम 3 योजनाओं के नाम बता सकते हो? यस सर बताइए। तो सर गरीब कल्याण योजना है सर, ये एक फ्लैगशिप स्कीम है। दूसरा सर ये है कि स्किल मैपिंग की जा रही है, जिसके तहत इनके कौशल को बढ़ाया जा रहा है। तीसरा सर ये है कि मनरेगा जो है सर, उसके तहत कार्य दिवस बढ़ा दिए गए हैं, जिससे कि यहाँ से जाने वाले जो श्रमिक हैं उनको अतिरिक्त तौर पे रोजगार मिल सके। विपिन जी जल्दी से मुझे कोविड-19 का अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले 5 सकारात्मक प्रभाव को गिना दीजिए। सर एक तो सर अर्थव्यवस्था में सर हमने आत्मनिर्भर भारत जैसे एक नए चीज़ की शुरुआत की है, जिससे सर रिफॉर्म बड़े स्तर पे हो रहा है सर। दूसरा ये है सर वर्क टू होम बढ़ा, तो इससे क्या हुआ कि सर जो एक कार्यस्थल पे शोषण की समस्या थी महिलाओं की, वो कम हुई है सर इससे। तीसरा सर ये हुआ कि रोजगार में सर कहीं ना कहीं वृद्धि हुई है, जैसे कि हमारा मनरेगा के तहत ही लगातार रोजगार घरेलू स्तर पर बढ़ा है, जिससे सर असेट रिफॉर्म बढ़े हैं। बाकी सर अगर हम देखें तो हमारे अर्थव्यवस्था में सर टेक्नोलॉजी का प्रयोग सर बढ़ा है, जैसे कि हम अब AI और रोबोटिक्स की बात लगातार कर रहे हैं, क्योंकि ये सेफ भी है और क्योंकि कोविड के दौरान इसका प्रयोग भी बृहद स्तर पे हुआ। और सर पांचवा सर हम बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अपने R&D को सर बढ़ा रहे हैं, जैसे हमने बल्क ड्रग पार्क की स्थापना के लिए भी बात की है सर। उत्तर प्रदेश में ट्रांसजेंडर एक विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही है, कहाँ पर? सर अभी मैं सर गेस चलिए कोई बात नहीं, ओवर टू सर। विपिन जी। यस सर। मुझे बताएं आपने किस विश्वविद्यालय से, यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है? सर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी। ठीक है। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश में एक कानून को पास किया गया कि विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन कानून। इसमें विधि विरुद्ध क्या है? सर यदि 2 व्यक्ति एडल्ट मेल फीमेल अपनी इच्छा से शादी का निर्णय लेते हैं, एक साथ जीवन व्यतीत करने का निर्णय लेते हैं, इसमें विधि विरुद्ध क्या है? सर इसमें कहीं भी ये नहीं कहा गया है कि वो अपना शादी नहीं कर सकते हैं, बस इसमें ये कहा गया है कि उनको पहले से इस विषय में जानकारी देनी होगी। और जो कि सर संविधान का अनुच्छेद 25 का आर्टिकल जहाँ ये कहता है कि
सभी को अपने धर्म के प्रचार प्रसार करने का अधिकार है। वहीं आर्टिकल 25 का ही जो सेक्शन 2 है वो कहता है कि किसी को जबरन धर्म परिवर्तन नहीं कराया जा सकता है। जब एक महिला या पुरुष अपनी मर्जी से ये निर्णय लेते हैं जो कि 18 वर्ष की उम्र से ऊपर हैं, वहाँ पे फोर्सफुल कन्वर्जन या इस तरीके से जो धर्मांतरण होते हैं उनकी गुंजाइश बचती है क्या? सर ऐसा कुछ मामलों में सर देखा गया है, इसलिए सर इस कानून को में भी लाया गया है। कितने प्रतिशत मामले होंगे ऐसे, कुछ आइडिया? सॉरी सर, मुझे इस बारे में ज़्यादा सर। कुछ मामलों के ऊपर सरकार का ध्यान काफ़ी अधिक है, जबकि ऐसे बहुत से मामले हैं जिन पे सरकार को अधिक ध्यान देना चाहिए। सर यहाँ भी सर चूँकि सर एक धार्मिक स्तर पे, अगर धार्मिक आधार पे किसी का धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है तो वो सर आर्टिकल 21 के विरुद्ध भी कानून है उसके लिए अतिरिक्त तौर पे कानून है। खैर मुझे बताएं कि कई बार क्या होता है कि जो सिविल सेवक होते हैं वो अपने आप को स्वामी मान लेते हैं, Yes. मास्टर्स मान लेते हैं। Yes, sir. अक्सर ये होता है कि वो सेवा प्रदाता होते हैं। Yes, sir. ठीक है, सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं। ये स्थिति कब उत्पन्न हो जाती है? सर अगर सर जनता में सर अपने अधिकारों को लेके कमी है और सिविल सेवकों में सर विवेकाधीन शक्तियों की अधिकता है और शक्तियों का केंद्रीकरण अधिक है, तो सर सिविल सेवकों के स्वामी बनने के जो प्रोबेबिलिटी होती है सर वो अधिक हो जाती है। अभी हाल ही में सीतापुर में एक केस आया ट्रैक्टर्स रैली को लेकर कि वहाँ के एसडीएम ने कुछ किसानों से 50,000 से लेकर 5 लाख रुपए तक के बॉन्ड्स भरने की जो है एक नोटिस भिजवाया उन्हें कि ये किस तरीके की शक्तियां हैं जहाँ पे एक सिविल सर्वेंट अपने आप को सेवा प्रदाता ना समझकर स्वामी समझने लगता है। सर सीआरपीसी का सर सेक्शन 133 कहता है कि अगर किसी आधार पे सर अगर जो लोग हैं उनको बाधाएं होती है तो सर इस संबंध में सर संबंधित जो जिला प्रशासन है वो सर नोटिस जारी कर सकता है। तो अगर इस आधार पे किया गया हो कि जिससे कि लोगों को बाधाएं ना हो तो सर किया जा सकता है सर। ठीक है, ऐसा कहा गया है कि समूह की जो प्राथमिक इकाई है परिवार या फिर समुदाय या समाज, ये दोनों ही अब लोकतांत्रिक नहीं रह गए हैं। यस सर। क्या आप इस बात से सहमत हैं? परिवार लोकतांत्रिक नहीं रह गए हैं और उनसे जुड़े हुए जो कम्युनिटी या जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो भी, उनका जो चरित्र है वो थोड़ा गैर लोकतांत्रिक सा होने लगा है। क्या आप इस बात को समझ पाते हैं, देख पाते हैं? सर मैं सर इस बात से पूरी तरीके से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि सर आज भी परिवार महत्वपूर्ण इकाई है और परिवार से ही जुड़े हुए जो हमारी सिविल सोसाइटीज आगे बनती है वो सर विभिन्न क्षेत्रों में डेवलपमेंट के लिए कार्य करती हैं। यद्यपि कुछ सिविल सोसाइटीज सर इस संबंध में उनका जो नकारात्मक रुख भी देखा गया है सर। ठीक है, मुझे ये बताएं कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने अभी 1-2 दिन पहले ही, बल्कि आजकल में ही अपना एक डिसीजन दिया कर्नाटका विधान परिषद से रिलेटेड कि विधान परिषद अब बैकडोर, कुछ ऐसे प्रत्याशियों के लिए बैकडोर एंट्री का सबब बन गए हैं जिन्हें विधानसभा के द्वारा जगह नहीं मिलती है, वो हार गए होते हैं, हारे हुए प्रत्याशियों के लिए। आपको लगता है कि इस तरीके के अब अनिवार्यता विधान परिषद के समाप्त कर देना चाहिए भारतीय राज्यों में, क्योंकि एक तरीके से करप्शन का गढ़ तरीके से बन गए हैं? मैं सर मैं पूरी तरीके से सहमत नहीं हूँ कि समाप्त कर देना चाहिए, क्योंकि सर अभी भी विधान परिषद की आवश्यकता है। जैसे कानूनों में सुधार की बात हो या फिर कुछ अगर नए कानून बनाने के लिए इनिशिएटिव भी ले सकते हैं। हाँ, यद्यपि सर विधान परिषद में सुधार की आवश्यकता है, जैसे सर उनके कार्य दिवसों की संख्या को निश्चित किया जा सकता है और जो विधान परिषद से रिलेटेड जितनी हमारी समितियां होती हैं उनकी उत्पादकता को सर बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, ओके। विपिन, ये बताइए कि हिंदी साहित्य वाला हिस्सा है उसमें सबसे हाल फिलहाल की जो नई धाराएं हैं, मसलन दलित साहित्य है, स्त्रीवादी साहित्य है, आप तो एक विकलांग विश्वविद्यालय से भी आए हैं तो डिसेबल्ड वाला डिस्कोर्स, हिंदी साहित्य में इनका जो इनमें जो सक्रियता है वो अन्य भाषाओं, विदेशी तो छोड़ दीजिए, अंग्रेजी तो छोड़ दीजिए, अन्य भारतीय भाषाओं से भी कमतर दिखाई देती है। क्या वजह है? क्या हिंदी इतनी बड़ी भाषा होने के बावजूद अभी भी काफ़ी सामंती किस्म की भाषा है साहित्य के संदर्भ में? सर मुझे लगता है कि सर हिंदी चूँकि सर भावनात्मक रूप से भाषा के रूप में जुड़ती है, इसलिए सर हिंदी में चाहे वो दिव्यांगजन हो, महिला हो या दलित हो, सबके लिए एक जो सहानुभूति होती है और वहाँ से जो एक लेखक रचनाकार निकलते हैं
वो अपनी सर अनुभूतियों को रचनाओं के माध्यम से पेश करते हैं। इसीलिए सर हर क्षेत्र में सर हिंदी साहित्य के विकास को सर देखा जा सकता है। लेकिन हमें डिस्कोर्स के लेवल पर वह परिपक्वता हिंदी के लेखन में क्यों नहीं दिखाई देती जो मसलन हमें बांग्ला में दिखाई देती है, मराठी में दिखाई देती है। अंग्रेजी की बात तो अभी छोड़ देते हैं, अंग्रेजी के तो और दूसरे कारण हैं उसमें इतनी अधिक सक्रियता दिखाई देने के। अन्य भारतीय भाषाओं में भी, जो कि अपेक्षाकृत छोटे क्षेत्र की भाषाएं हैं, हमें अधिक डिस्कोर्स जो है वो परिपक्व दिखाई देता है। सर ना दिखाई देने का कारण सर ये हो सकता है कि सर जो अभी हिंदी भाषा में सर अगर हम बात करते हैं तो आधुनिकता के साथ नए नए सर शब्द आते जाते हैं, और हिंदी में सर शब्दों को लेके जो समस्या है पारिभाषिक शब्दावलियों के लेके, वो कहीं ना कहीं अभी एक समस्या का कारण है। दूसरा सर भाषा को लेके सर एक जो है कि हिंदी में अभी सर पूरे भारत में हिंदी को अभी उतना उस स्तर पर सर सम्मान नहीं मिल पाया जैसे कि सर दक्षिण में हो या फिर पश्चिम बंगाल में हो। तो सर अभी भी हिंदी में कुछ ही राज्यों में सर सक्रियता है, तो सर उसका असर सर लेखन पे भी सर दिखता है। चलिए, आप तो हिंदी के विद्यार्थी हैं और आपने शब्दों की बात की। जाने से पहले मुझे ऐसे 5 हिंदी शब्द बताइए जिनका जन्म आपके अनुसार पिछले दशक भर में हुआ है, उससे पुराने नहीं है। कोई 5 शब्द। सर एक तो सर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सर कृत्रिम बुद्धिमत्ता सर, इससे ये तो अनुवाद है, शब्द कहाँ है? आप समझ पा रहे हैं मैं आपसे? आप कृत्रिम शब्द भी पहले से था, बुद्धिमत्ता शब्द भी पहले से था। ऐसे 5 शब्द बताइए जो हिंदी भाषा ने जने हैं, पिछले पद उनको पैदा किया है पिछले 10 सालों में, 5 सालों में। कोई भी 5 शब्द, हर साल कम से कम 100-150 शब्द तो आते ही हैं नए। सॉरी सर, अभी मैं आप एक भी नया शब्द नहीं खोज पा रहे? सॉरी सर, नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं विपिन, आपसे बात करके हम लोगों को बहुत अच्छा लगा। आपका इंटरव्यू समाप्त होता है, आप जा सकते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू सर। आइए बैठिए विपिन। विपिन, आपका इंटरव्यू मंडे को है? यस सर। ओके, बताइए आपके हिसाब से ये कैसा गया साक्षात्कार? कहाँ आपको लगा कि आपने ठीक किया है? कहाँ आपको लगता है कि सर यहाँ थोड़ा सा कुछ सुझाव दे दीजिए? सर मुझे अंदर से कॉन्फिडेंस नहीं आया सर। ये सिर्फ मतलब ये पूरे इंटरव्यू के साथ था या किसी एक मेंबर के साथ ज़्यादा था? कुछ सर लिटरेचर में सर लग रहा था सर। हम लोगों को भी ऐसा लग रहा है कि देखिए, आप शानदार कैंडिडेट हैं, आप तैयार हैं, आप चाहें तो आज इंटरव्यू दे दीजिए, आप एकदम रेडी हैं, चिंता करने की आवश्यकता नहीं। ये जरूर लगा कि जब आप साहित्य पे बात कर रहे थे तो अब आप थोड़ा सा आत्मविश्वास, थोड़ा सा आपका किसी न जाने अज्ञात कारण से थोड़ा सा हिला हुआ था। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप कोई बहुत गलत दिशा में उत्तर दे रहे थे, ऐसा भी नहीं है कि जानकारी का कोई बहुत बड़ा अभाव था, तो उसमें आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जनरली स्पीकिंग आपकी पर्सनैलिटी अच्छी है, आपकी एंट्री अच्छी है, एग्जिट भी अच्छा है, सिटिंग पोस्चर अच्छा है, वॉइस लेवल ठीक है, फ्लो अच्छा है। एक आध जगह पे और बेहतर हो सकता है, लेकिन जितना अभी भी है वो पर्याप्त है। मतलब उससे सामान्यतः चीज़ें आपकी जो अभिव्यक्ति है वो उसको लेकर एक अच्छी राय बन रही है। कमिंग टू स्पेसिफिक्स कंटेंट में, सामान्यतः है मुझे कोई ऐसा सुझाव देने का मन नहीं कर रहा जिससे कोई बड़ा बदलाव होने वाला है। ठीक है, वो इसलिए क्योंकि आमतौर पर आप चीज़ों को सही उत्तर दे रहे हैं। एनालिटिकल सवालों में एक आध जगह पर ऐसा लगा कि आपने इसे अपना पुनीत कर्तव्य मान लिया है कि सरकार को हर हालत में बचाना है। देखिए, बिना सरकार की आलोचना किए हुए भी, नीतिगत तरीके से सरकार की आलोचना किए हुए भी आप ये आसानी से दर्शा सकते हैं कि आप में एनालिटिकल एबिलिटी है। मतलब और नहीं तो आप कम से कम तर्क बदल सकते हैं। yes, आप तर्क को ठीक उस भाषा में ना देकर जिस भाषा में सरकार ने दिया है, आप उसे कुछ बदल सकते हैं, या फिर उससे पहले एक परंतुक लगा सकते हैं कि सर कुछ लोगों में यह संदेश गया है या कुछ लोगों ने ये राय व्यक्त की है किंतु, और उसके बाद फिर वही बात बोल दीजिए जो आप बोल रहे हैं। आप समझ पा रहे हैं? ताकि ये लगे कि एक तो आप में संतुलन भी है और दूसरा आप ब्लाइंड फॉलोअर नहीं है। यस सर। यू कैन थिंक, लेकिन आप जरूरत पड़ने पर बहुत अच्छे जस्टिफिकेशन नीतियों के पक्ष में भी दे सकते हैं। तो ये स्ट्रेंथ लगती है। यस सर। केवल आलोचना से बचना पर्याप्त कई बार नहीं होता, क्योंकि उससे लगता है कि अभी शातिर बन रहे हैं, बाद में हो जाएगा। आप समझ पा रहे हैं? बाकी ये इस छोटे से एरिया को छोड़ दिया जाए तो बाकी सब जगह पर आप चीजों को बहुत अच्छे से कर रहे हैं। इसलिए 2 काम कर रहे हैं, एक तो एक अच्छी नींद लेनी है, ठीक है ना, शनिवार इतवार को ठीक से सोना है, ठीक है, कॉन्फिडेंस से जाकर इंटरव्यू देना है, थोड़ा सा प्रसन्न रहना है, खुश रहकर इंटरव्यू देना है,
बदलाव कुछ करने की जरूरत नहीं। ठीक है, अच्छा कर रहे हैं आप, ऑल द बेस्ट। सर मेरा एक क्वेश्चन था सर, जी। जैसे सर मैंने हॉबी में सर रखा है राइटिंग, हिंदी पोइट्री। अब साहित्य पे पूछ लिए थे बेसिक, किसी से मुझे लग रहा था कि पता नहीं आप उसे कैसे डिफेंड करेंगे, पर देखिए साहित्य पे ज़्यादा चिंता इसलिए नहीं करनी है कि ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे आप 2 दिन में बदल लेंगे। यस सर। ठीक है ना, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं, जो एनालिटिकल चीज़ें हैं उस पर बात कर लीजिए, साहित्य की समझ पे बता दीजिए, एक आध कविता याद करके जाइएगा जो अपनी वाली होगी, यस मौका मिल जाए तो झट से सुना दीजिएगा, बिल्कुल इतना सा भी हिचकना नहीं। यस सर। ऐसे जाना जैसे कि आप एकदम तैयार होके गए हैं और उसको सामने रख दिया, भले और बड़ी मत रखिएगा कविता, यस सर। मुश्किल से 3 पंक्ति 10 पंक्ति नहीं होनी चाहिए, 4 पंक्ति 5 पंक्ति, बात खत्म। ठीक तो है, सर जैसे बड़ी कविताएं, बड़ी कविता है तो उसका कहिए सर बड़ी कविता तो लंबी है Yes. लेकिन उसमें से 4 पंक्ति है, बात खत्म। ठीक है ना, यस सर। और जो उसकी सबसे इंपॉर्टेंट पंक्तियां वो बता दीजिएगा, उसके सारे एरियाज को अच्छे से एनालाइज कर लीजिएगा पहले से। यस सर। आपने किस प्रतीक का इस्तेमाल किया, किस रूपक का इस्तेमाल किया, इसके लिए क्या प्रतीक रूपक हो सकते थे, दूसरे लोगों ने क्या इस्तेमाल किया हुआ है, कुछ भाव सामने कहाँ किस कविता से दिखाई देता, वगैरह वगैरह देख लीजिए। यस सर। ठीक है, यस सर। ऑल द बेस्ट। ओके सर, थैंक यू।